इसमें दे रखा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y is equal to x square। ठीक, मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कराता हूँ कि इसमें हमको फॉर्मेट ये चाहिए होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, हमें ये वाला फॉर्मेट चाहिए होता है dy by dx plus py is equal to q, ये चाहिए होता है, या फिर dx by dy plus px is equal to q। अभी इसमें ये होता है कि जैसे dy by dx plus py is equal to q है, तो यहाँ पर ये कैपिटल P और कैपिटल Q ये दोनों फंक्शंस होने चाहिए x के, इसमें वेरिएबल x होना चाहिए, उसके फंक्शंस होने चाहिए। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ सबसे पहले एग्जांपल नंबर 20 में मैं देखूंगा या तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या गिवन है आपको, x dy by dx x dy by dx plus 2y is equal to x square plus 2y x dy by dx plus 2y is equal to x square। ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि मुझे dy by dx अकेला चाहिए, उसके साथ में कोई टर्म मल्टीप्लाई ना हो रही हो। dy by dx के साथ में x y z कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, अकेला होना चाहिए वो। तो इसके साथ में तो x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम ये कहेंगे डिवाइड थ्रू आउट बाई x, डिवाइड थ्रू आउट बाई x। थ्रू आउट आप x से डिवाइड करिए, तो ये हो गया x डिवाइड बाई dx, तो यहाँ पर भी अपॉन में x आ जाएगा प्लस 2y, यहाँ पर भी अपॉन में x आ जाएगा और x स्क्वायर यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, क्योंकि x से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया dy by dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y is equal to x। ठीक है, कंपेयर इट विद dy by dx plus py is equal to q। जो ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है p, तो p की वैल्यू आ गई 2 अपॉन x और q की वैल्यू आ गई x। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा कि p इज इक्वल टू p is equal to 2 upon x and q is equal to x। p हो गया 2 upon x और q हो गया x। तो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन x और dx। यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, इसको निकालिए बाहर, तो 2 तो बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dx अपॉन x दिखाई दे रहा है, मैं ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है, बताइए समझ आ रहा है ना। इंटीग्रेशन dx बाई x, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर 2 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा बेटा log x। log x जब 2 log x है तो log से पहले अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वो log के बाद वाली टर्म की पावर में आ जाती है, तो ये हो गया e की पावर log x स्क्वायर, e की पावर log x स्क्वायर, और यहाँ पर e होता है एंटी लॉग, ये होता है log, तो e की पावर से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास केवल x स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया x स्क्वायर। ये बता दीजिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक सभी को क्लियर है, बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, इसके बाद जो इसका सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन जो इसका आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
y एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू कितना था, क्यू की वैल्यू थी x, ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर dx प्लस c तो आएगा ही क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो गया मेरे पास y x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया x into x स्क्वायर क्या हो गया x क्यूब, तो x क्यूब dx प्लस c, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा ये मेरे पास हो गया y x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब का क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस x स्क्वायर को वो इधर लेकर आ गए, तो हमारा ये भी ठीक है, इन्होंने इसमें क्या कर रखा है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर को इधर ले आए, तो 1 अपॉन 4 x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस c अपॉन x स्क्वायर, एक x स्क्वायर से ये कर दिया तो x स्क्वायर आ गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 x स्क्वायर प्लस c x की पावर -2, इन्होंने ये दिया इसका जनरल सॉल्यूशन। बताइए जी क्लियर है, क्लियर है अदिति, नैना, क्लियर है सर। ठीक है, आकृति, Yes, sir. आराध्या, Yes, sir. ठीक है, चलिए जी ये हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 21 देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 21 जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या गिवन है, y dx, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो है y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0। एक मिनट बेटा वेट कीजिए, देखिएगा जो ये दे रखा है यहाँ पर जैसे मुझे dy है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे dx से डिवाइड करना पड़ेगा, dx से डिवाइड करूंगा तो हमें फॉर्म दोनों ध्यान रखनी है, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q और dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q, ये दे रखा है। अब आप सोचिएगा कि मैं अगर dy by dx करता हूं यहाँ पर, तो dy by dx करने के लिए मुझे, जैसे ये वाला टर्म है ना, जैसे ये वाला टर्म है तो यहाँ पर मुझे इसको dx से डिवाइड करना पड़ेगा, और dy by dx वो मुझे अकेला चाहिए, सिंगल चाहिए, और यहाँ पर अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ पे dx by dy अकेला चाहिए, है ना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू y dx, ठीक है।
मुझे लगता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो ये dx तो नीचे आ जाएगा। देखिए ये dx तो नीचे आ जाएगा, पर ये dx नीचे आने पर dy बाई डी एक्स तो आ जाएगा, लेकिन y अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, जिसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता। देखो अभी आपको बता रहा हूँ, पहले ये हमने dy वाला टर्म अलग रख लिया और dx वाला टर्म अलग रख लिया। अब देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा, ये dx तो आ गया dy के नीचे, और इधर वाली पूरी टर्म ये चली जाएगी y के नीचे, y अपॉन एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जब ये आ गया ना मेरे पास, तो मैं इसको स्प्लिट नहीं कर सकता, मैं इसको अलग अलग स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर ये dx बाई dy होता तो स्प्लिट किया जा सकता था। तो आप यहाँ पर क्या करिए, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स लिख देना, या फिर लिख देना टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। तो ये dy बाई dx का बन जाएगा dx अपॉन dy, रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली जब इसका होगा तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस टू वाई स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो जाएगा। और इसको हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा कैसे करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। अब इसमें देखिएगा जब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y। अलग अलग करेंगे ना, तो x अपॉन y प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया, इस x अपॉन y को इधर ले आओ, तो dx अपॉन dy और माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू टू वाई को यही रहने दो। देखो जो हमारा सेकंड वाला जो फॉर्मेट मैंने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें क्या था कि dx by dy plus px is equal to q। यहाँ पर p is entirely the function of y and q is also a function of y। ठीक है, तो एक x आना चाहिए, तो एक x तो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हम इसको ऐसे लिखेंगे dx upon dy प्लस माइनस वन अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू टू वाई। और फिर हम यहाँ मेंशन करेंगे कंपेयर इट विद dx upon dy plus px, dx upon dy plus px is equal to q। हम इससे कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन वाई, p की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन वाई, और q की वैल्यू आ गई टू वाई। q इज इक्वल टू टू वाई। कितना आ गया। अब हमें वही करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसमें मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था e की पावर इंटीग्रेशन p dx, अब निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dy। ये मिटा रहा हूं मैं। बताइए ओजस, संजना, शिवांगी, क्लियर है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dy इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन, अब p देखिए क्या है, माइनस वन अपॉन वाई, माइनस वन अपॉन वाई डी वाई। यहां से आप माइनस वन अलग निकाल लीजिए, e की पावर ये माइनस वन हो गया, और इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई, तो e की पावर माइनस वन तो ये हो गया, और डी वाई अपॉन वाई ये हो गया लॉग वाई। ठीक है, अब ये माइनस वन है ना, तो ये इसकी पावर में आ जाएगा, तो e की पावर लॉग y की पावर माइनस वन। ठीक है, और अब e की पावर है और लॉग है, तो e की पावर और लॉग ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये मेरे पास आ जाएगा y की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन वाई। ये वैल्यू आ गई वन अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे देखिएगा, अब देखिएगा इसमें हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा,
वहां हमने करा था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ करेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वहां था dx, यहाँ करेंगे dy प्लस c। तो x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1 अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, q था 2y, तो ये आ गया 2y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y dy, y से y कैंसिल आउट हो गया प्लस c, ये हो गया x अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 2 है कांस्टेंट, इस 2 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, ये ऐसे हो गया इंटीग्रेशन dy प्लस c। अब dy का इंटीग्रल क्या हो जाता है y, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2y प्लस c। नीचे रखा होगा तो वॉश बेसिन के नीचे वाला है ना। हाँ जी बताइए, क्लियर है? x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y प्लस c, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आता है। क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, चाहो तो जैसे इन्होंने कर रखा है कि इस y को इधर ले गए और 2y स्क्वायर प्लस cy हो गया, चाहे तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो इतना भी ठीक है। बताइए क्लियर है? मैम क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, आकाश क्लियर है सर। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 22। एग्जांपल नंबर 22 ये मिटा रहा हूं इधर से मैं। एग्जांपल 22 में देखिएगा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x। dy by dx plus y cot x, dy by dx plus y cot x is equal to 2x plus x square cot x। 2x plus x square cot x, 2x plus x square cot x, ये हो गया। given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2, given that y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब सबसे पहले तो इसको मेरे को स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप ये देखो dy by dx मुझे दे रखा है, तो dy by dx प्लस py चाहिए होता है, तो cot x मेरे पास क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा y, और इधर ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसमें वेरिएबल के नाम पर सिर्फ x ही है, तो ये पूरा का पूरा q हो जाएगा। तो ये मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, आप सीधा इसमें देखिएगा, ये हो जाएगा ऐसे dy by dx प्लस cot x into y यानी कि py is equal to 2x plus x square cot x। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। देखिए बेटा ये मेरे पास क्या हो गया p, और ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई q हो गई। ठीक है, उसके बाद ये आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इस केस में dy by dx plus py is equal to q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, और यहां पर मेरे पास हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन cot x dx। ठीक है,
और जैसे ही आप ये देखेंगे कि भाई ऊपर कॉटेक्स वाला आ गया, तो हमें मालूम है कि कुछ जो हमारे स्पेशल इंटीग्रल्स थे, स्पेशल इंटीग्रल्स में हमने देखा था कि कॉटेक्स का हो जाता था log sin x। तो ये हो गया e की पावर log mod sin x। ठीक है, ये तो कॉटेक्स का हो गया। अब e की पावर और log ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसको आप sin x बोल दीजिए। और मॉड हटाइए, कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती मॉड की, तो ये मेरे पास sin x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद तो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। तो जनरल सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा। जनरल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हो गया। अब y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sin x, तो y इंटू sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है, ये पूरा टर्म 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। और इसमें भी हम IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा ये क्यों हो गया पूरा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था sin x और प्लस c। ये हो गया इधर तो आ गया y इंटू साइन एक्स, तो y साइन एक्स लिख दो बस। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू साइन एक्स, इंटू साइन एक्स। या कुछ तो ठीक है, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो कॉट एक्स है, ये जो कॉट एक्स है इसको लिखा जा सकता है cos x अपॉन sin x। बेटा दिखाई देगा सभी को या नीचे का, सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है जी, ये sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया। और अब एक तो आ गया एक्स स्क्वायर cos x और एक आ गया 2x sin x। ठीक है, अब देखिएगा किस तरह से करना है। चलो जी, मैं इधर वाला मिटा रहा हूं। यहां पर जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो देखिएगा y sin x तो इधर है ही लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू जैसे ये 2x sin x है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि आइलेट वाला जो रूल लगाते हैं, तो इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। तो ये तो मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, 2x तो हो गया फर्स्ट फंक्शन और sin x हो गया सेकंड फंक्शन। यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, 2x फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि 2x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इधर लिख रहा हूं उसके नीचे, यहां दिखाई नहीं दे रहा उतना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy dx ऑफ 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब sin x, और फिर पूरे के बाहर dx आ गया। और अगला है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर cos x, तो इसको एक मिनट ऐसे ही छोड़ दो, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर cos x। इसका अभी इंटीग्रेशन हालांकि लगेगा इसमें भी बाई पार्ट्स, लगेगा इसमें भी बाई पार्ट्स, तो मैं इसको अभी एज इट इज छोड़ रहा हूं, ठीक, और प्लस c।
अब आप देखिएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको देखेंगे। तो y sin x इज इक्वल टू, ये 2x तो देखिए एज इट इज, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x। माइनस cos x हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ 2x। जब dy dx ऑफ 2x करेंगे तो इसका डिफरेंशियल 2x का क्या हो जाएगा, x। dy dx ऑफ 2x, तो 2x का डिफरेंशियल हो गया 2, सॉरी 2 हो गया। और sin x जो है, sin x जो है, sin x का डिफरेंशियल हो जाएगा sin x का डिफरेंशियल वैसे तो ऐसे भी हो रहा है ये। इनका वाला मेथड देखा है अभी किसी ने, जो सॉल्यूशन में इन्होंने दे रखा है? क्या सर? जो इन्होंने सॉल्यूशन में दे रखा है इस क्वेश्चन का, वो मेथड देखा आप लोगों ने? नहीं देखा था सर। इन्होंने जो मेथड दे रखा है, इन्होंने क्या करा है देखिएगा, इन्होंने इसमें क्या करा कि ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, मतलब इसको तो सेकंड फंक्शन लिया है, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया है, ठीक है। थोड़ा सा सोच कर करा है इन्होंने काम। और हम एक काम करते हैं, इसमें आप रुकिएगा, इसमें एक काम करते हैं हम, कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम अपना वही रूल रखेंगे जो हमें मालूम है, हाईलाइट वाला जो रूल है, हम उसी रूल के हिसाब से करेंगे काम। और देखिएगा ये क्या समझ में आता है यहाँ से। यहाँ से ना देखो, ये देखते हैं कि जैसे 2x sin x है, 2x sin x, तो एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जहां भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हमें इंटीग्रेशन निकालना होता है, तो वहां पर हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिमिलरली यहाँ पर भी x स्क्वायर है और cos x है, तो यहाँ पर भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इंटीग्रेशन करना है, तो उसका बीच में प्लस का साइन है, तो इसका इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल अलग। तो आप ये देखो, जब ये x स्क्वायर cos x है, मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा x स्क्वायर को, सेकंड फंक्शन लूंगा मैं इंटीग्रल को, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो फर्स्ट फंक्शन होता है केवल उसी का डिफरेंशियल होता है, बाकी किसी का डिफरेंशियल नहीं होता, सिर्फ फर्स्ट फंक्शन का ही डिफरेंशियल होता है। और देखो, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करूंगा तो वो हो जाएगा 2x, और जब इसका इंटीग्रल करूंगा cos x का तो वो हो जाएगा sin x, और यहाँ पर 2x sin x दे रखा है ऑलरेडी, तो शायद इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, शायद हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने करा था 2x sin x को इंटीग्रल करा था और इसको नहीं करा था, इसको एज इट इज छोड़ा था। तो मैं क्या करता हूँ, 2x sin x को एज इट इज छोड़ देता हूँ पहले, और पहले इसका इंटीग्रल करते हैं, जरूरत पड़ी तो बाद में इसका भी करेंगे, भाई इंटीग्रल तो दोनों का ही करना है। तो पहले 2-3 स्टेप में इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, और इसका इंटीग्रल करेंगे, इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर। है ना? वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस ये है कि उसमें जब हम देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में एक होता है फर्स्ट फंक्शन और एक होता है सेकंड फंक्शन। हम लेते किस तरह से हैं, ऐसे I L A T E, इस सीक्वेंस में जो पहले लाई करता है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। जैसे एल्जेब्रिक फंक्शन पहले लाई कर रहा है तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लाई कर रहा है तो उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल होता है, रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो प्रोडक्ट आता है उसका होल इंटीग्रल। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मुझे ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फंक्शन का जब मैं डिफरेंशियल लूंगा यानी कि x स्क्वायर का, तो वो आ जाएगा 2x, और सेकंड फंक्शन का जब मैं इंटीग्रल लूंगा तो वो आ जाएगा sin x, तो शायद ये कट जाएगा। तो देखिएगा, मैं इसको पहले एक बार स्प्लिट करके लिखता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाए आप लोगों का। यहाँ पर है y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x, पहले इसका इंटीग्रल, तो इसको लिखो अलग से, आप पहले अलग अलग करके लिखो, 2x sin x dx, बीच में प्लस का साइन, बिल्कुल प्लस का साइन, प्लस इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx, x स्क्वायर cos x dx प्लस c, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये वाला जो है इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे लेकिन इसको करेंगे, और इसमें x स्क्वायर हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन और cos x हो गया
सेकंड फंक्शन। तो y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x dx एज इट इज छोड़िए, प्लस अब इसमें लगाएंगे बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ x स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos x dx का इंटीग्रल, ठीक है, और पूरे के बाहर dx मतलब पूरे का होल इंटीग्रल, और प्लस c। बता दीजिए इतना समझ गए आप लोग? अदिति और नैना बताइए, दोनों को क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ओके, आकृति? यस सर। शिवांगी? यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा देखिएगा, मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं करा, इसमें लगा दिया बाई पार्ट्स। अब जरा करते हैं आगे सॉल्व। y sin x इज इक्वल टू, इसको एज दिस छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x dx, इसको एज दिस छोड़ दिया, प्लस ये x स्क्वायर एज इट इज, और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो इसको एज दिस लिख दिया x स्क्वायर sin x, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, 2x sin x, और बाहर क्या है dx प्लस c। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ 2x sin x dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ 2x sin x dx, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। बस अब मुझे आगे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस वाले जो फंक्शन है इसमें इंटीग्रेशन का साइन है ही नहीं। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। क्या करेंगे, y sin x is equal to x square sin x plus c। इस sin x को इधर ले जाओ, फिर sin x को इधर ले जाओ, तो y is equal to x square sin x upon sin x plus c upon sin x। अभी एक sin x से एक sin x कैंसिल आउट हो गया, तो y is equal to x square plus c, क्या लिखेंगे इसको sin x को cos x। बताइए जी, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है जी। और ये हमारे पास आया अभी जनरल सॉल्यूशन। इन्होंने कहा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, y is equal to 0 and x is equal to pi by 2। तो जरा डालो इसमें वैल्यू कि y is equal to 0 when x is equal to pi by 2। तो y की वैल्यू डालिए 0, x की वैल्यू डालो pi by 2, यानी कि pi by 2 का होल स्क्वायर प्लस c cosec pi by 2। cosec pi by 2 क्या होता है, sin 90 भी 1 होता है, तो cosec 90 उसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ये 1 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 0 is equal to pi square upon 4 plus c into 1। तो c की वैल्यू आ गई बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। therefore particular solution will be, particular solution क्या हो जाएगा, y is equal to x square plus c into, सॉरी c की जगह आप डालेंगे माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 और cosec x। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन में जो भी हमें कंडीशंस दे रखी हैं, जनरल सॉल्यूशंस में वो कंडीशंस डाल के मुझे कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी होती है, और फिर जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड माय पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये करने के बाद में फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, ये है
एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 if the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and y coordinate of that point. तो इसका मुझे इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। तो देखो, देखने में पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आ जाएगा तो जो कंडीशंस दे रखी है ना, उन कंडीशंस के हिसाब से आप इक्वेशन फॉर्म करते चले जाओ। जो कंडीशन दे रखी है वो आप लिखते चले जाइए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है या मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, वो अपने आप समझ जाएंगे आप। इन्होंने क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इक्वेशन ऑफ अ कर्व की बात हो रही है। तो जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो भी हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो सॉल्यूशन जो है वो y और x में रिलेशन है। और y और x में जो रिलेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू mx प्लस c है, ये y और x में एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, ये y और x में रिलेशन है। तो जो भी हमें y और x में रिलेशन जो हम निकालते हैं ना, वही तो हम निकालते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। वो पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। ठीक, तो जैसे यहाँ पर निकाला, ये y में इधर y और इधर जो है वो x है, तो y और x में रिलेशन है, तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इक्वेशन ऑफ अ कर्व का मतलब ही ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व जब आपको ये दे रखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, और कहीं पर ऐसा नहीं पूछा जाता। किसी भी चैप्टर में देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें कि जो कंडीशंस दे रखी हैं, पहले उन कंडीशंस के हिसाब से एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या है कि हमें अभी तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले कर रहे थे होमोजीनियस के, उससे पहले कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल के। कई बार ऐसा होता है कि ये मतलब जब मेरे को रैंडमली, ये बुक भी नहीं होती एनसीईआरटी हाथ में, और आपको एक पेपर पर क्वेश्चन लिखकर दे दिया जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करने में ही टाइम लग जाता है कि ये लीनियर है, होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है ना। तो वो तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस की मिक्स करके, जो कि आगे आप इसमें मिसलेनियस में करेंगे। तो अब जरा देखिएगा, मिसलेनियस में क्योंकि मिक्स है क्वेश्चन, वो बताएंगे नहीं आपको कि अब ये लीनियर की एक्सरसाइज कर रहे हो या होमोजीनियस की कर रहे हो। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। अभी तो 0, 1 को छोड़ो, ठीक। उसके बाद है इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx, बताइए। हाँ सर, dy by dx। तो ये इन्होंने दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। जो स्लोप है वो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट यानी कि x प्लस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट यानी कि x इंटू वाई, इसके बराबर है। x प्लस एक्स वाई के बराबर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, होता है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है इसको इधर ले आओ, dy by dx माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x। तो dy by dx प्लस माइनस एक्स, सॉरी प्लस माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आप समझ गए कि ये वैल्यू है p और ये वैल्यू है q। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो आइए क्या हो जाएगा, स्मॉल e की पावर इंटीग्रेशन e dx, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस x dx, तो e की पावर -1, एक तरह से -1 है, कॉमन निकालिए, और x dx का इंटीग्रल,
तो ये हो गया e की पावर -1 तो है ही, और x dx का इंटीग्रल क्या हो गया x²/2। तो ये हो गया e की पावर -x²/2। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, e की पावर -x²/2। उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं जरा इसका। जनरल सॉल्यूशन निकालना मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि बताया है कि मुझे उस कर्व की इक्वेशन को बताया निकालनी है व्हिच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0,1। 0,1 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 दे रखी है। निकालना मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, लेकिन पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा ना। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, और अब वैल्यू डालना शुरू करो आप। अब देखिएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर -x²/2। e की पावर -x²/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है, q था हमारा x, तो x इंटू e की पावर -x²/2 और dx प्लस c। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, एक चीज तो समझ में आती है कि मैं अगर x²/2 को x²/2 को अगर मैं t मान लेता हूँ, x²/2 को अगर हम t मान लेते हैं तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। देखिएगा हम एक काम करते हैं, लेट -x²/2 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन अपनी जगह -1/2 अपनी जगह, और x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो गया dt/dx। ठीक है, dt/dx, dx को इधर ले आओ, तो ये हो गया -x dx इज इक्वल टू dt। अब ये माइनस को इधर ले जाओ, तो x dx इज इक्वल टू -dt। x मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू -dt। ये हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, y इंटू e की पावर t। अब मैं लास्ट में कर रहा हूँ इस चीज को आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, y इंटू ई की पावर -x²/2 को मैंने t माना है, तो y इंटू ई की पावर t, y इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। x इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई -dt, तो इंटीग्रेशन e की पावर -x²/2 की जगह डालो t, e की पावर t, और ये जो x dx है इसकी जगह क्या लिखेंगे आप -dt और प्लस c। माइनस साइन बाहर निकाल लो, y इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c। e की पावर x हो तो उसका इंटीग्रल भी e की पावर x ही होता है। अब e की पावर t है तो इसका इंटीग्रल भी e की पावर t ही रहेगा। तो अब आप देखिएगा ये मेरे पास हो जाएगा y इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू माइनस e की पावर t प्लस c। फिर y इंटू ई की पावर t इज इक्वल टू e की पावर t कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ बचेगा -1 प्लस यहाँ बचेगा c अपॉन e की पावर t। बात क्या है कि जब भी मैं कोई टर्म कॉमन लेता हूँ तो कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैं उसी टर्म से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ। तो e की पावर t को e की पावर t से डिवाइड करा तो -1 बचा,
और c को e की पावर t से डिवाइड करा तो वो ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये क्यों कहा कि e की पावर t से e की पावर t कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस c अपॉन e की पावर t। देखिए t क्या था, -x²/2, तो e की पावर -x² अपॉन 2, और -x²/2 ऊपर आकर +x²/2 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1 प्लस c इंटू e की पावर प्लस का x² अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। हम ये कहेंगे कि दिस इक्वेशन या दिस कर्व is passing through this curve is passing through 0,1 दे रखा है कि ये जो कर्व है ये 0,1 से पास कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये रिलेशन आया है इसमें आप x की जगह 0 और y की जगह 1 डाल दीजिए। तो y की जगह डाल दीजिए 1 इज इक्वल टू -1 प्लस c और e की पावर x² अपॉन 2, तो x की जगह 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 ही हो जाएगा, तो e की पावर 0 भी 1 ही हो गया। तो यहाँ से बेटा c की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1, यानी कि c की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी जो ये पूछ रहे थे आपसे, इक्वेशन ऑफ द कर्व। Therefore, required equation of the curve, y is equal to -1 प्लस c की वैल्यू है 2 इंटू e की पावर x² अपॉन 2। बताइए जी, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है, Yes, बताइए। sir. ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमारी ये एक्सरसाइज 9.6, तो 9.6 के एक दो क्वेश्चंस हैं, उनका मैं आपको हिंट देता हूँ। जैसे 9.6 है, तो 9.6 में सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 उठाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नाइन पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें देखिएगा, find the equation of a curve passing through the point 0,2 given that the sum of the coordinates of any point on the curve, sum of the coordinates of any point on the curve। तो any point on the curve का मतलब क्या है कि जो भी कोई भी पॉइंट होगा उसको हम जनरली क्या लेते हैं, x, y। तो sum of the coordinates of any point on the curve यानी कि x plus y लिख देते हैं अभी। Sum of the coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। ठीक है, ये जो सम है, स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, dy by dx। तो ये dy by dx से 5 ज्यादा है, dy by dx से exceeds, बोला ना इन्होंने कि exceeds the magnitude of the slope of the tangent, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये पूरी कहानी का मतलब क्या है, dy by dx। dy by dx से ये 5 एक्सीड करता है, मतलब 5 ज्यादा है। तो x plus y is equal to dy by dx plus 5। ये x plus y dy by dx से 5 ज्यादा है, तो dy by dx में 5 ऐड कर देंगे, 5 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। मेरी एज आपसे 5 साल ज्यादा है, ठीक है, तो आपकी एज में 5 साल ऐड कर देंगे तो आप मेरे बराबर हो जाओगे। तो x plus y dy by dx से 5 ज्यादा है, तो dy by dx में 5 ऐड कर दोगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा। इक्वेशन समझ में आ गई सभी को?
हाँ सर। क्वेश्चन समझ गए? आराध्या Yes. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओजस ओजस क्लियर है? देखिए ये मेरे पास हो जाएगा dy by dx और मुझे उसके साथ में चाहिए होता था px, मतलब मुझे x वाली टर्म चाहिए, तो इसके साथ हम लिखेंगे -x, नहीं सॉरी py वाली टर्म, इसके साथ मुझे चाहिए y वाली टर्म, तो -y dy by dx -y, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू x - 5 dy by dx प्लस -1 इंटू y इज इक्वल टू x - 5। तो ये क्या हो गया p और ये क्या हो गया q। बताइए जी, कर लेंगे? छोड़ दूं इतना? छोड़ दूं, कर लेंगे? Yes, sir. ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा। सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, शुरुआत के थोड़े आसान है क्वेश्चंस, लेकिन आप लोग एक बार ट्राई करिए और मेरे से पूछिएगा इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस, ये आप पूछ लीजिए। और नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई डाउट होता है तो ठीक है, आज जैसे ट्यूसडे है, अगर आपका कोई डाउट होता है तो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। और मिसलेनियस अगर आपको ट्राई करनी हो तो वो भी ट्राई करिए, जो भी डाउट्स हो वो मेरे से पूछना। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आज ट्यूसडे है, मैं आपको थर्सडे की क्लास जब आपकी होगी ना, उसके बाद में मैं आपको रात में आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर एक टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा इंटीग्रेशन का। मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन का मैं आपका टेस्ट लूंगा, पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन का। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितने भी बच्चे हैं सबको मैं 1 by 1 सबके पेरेंट्स के नंबर पर एक टेस्ट पेपर बनाकर भेजूंगा। और वो टेस्ट पेपर आपको जब भी कंफर्टेबल हो, आपको जब भी ये लगे कि हाँ आपकी तैयारी है, थर्सडे के बाद आप देख लीजिएगा, फ्राइडे या सैटरडे कोई भी दिन लेकर आप संडे तक मेरे को भेज दीजिए, ठीक। लेकिन आप उस टेस्ट पेपर को तभी देखोगे जब आपकी तैयारी हो जाएगी, पेपर देने के लिए जब आप बैठो, तो वो ईमानदारी ठीक है आपको सर। रखनी है, वो ईमानदारी आपको रखनी है, ईमानदारी से करेंगे उसको, और फोटो खींच के आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे उसकी, ठीक है? थैंक यू सर सर। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही है, और इसका सर आप एक ट्राई चीज करिएगा। पूछनी है सर। हाँ जी बताइए। सर जो सैंपल पेपर्स आते हैं